हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस फिर चौहान। गाइस, मेरा नाम है किरत चौहान। यहाँ हम करें पर्यावरण पारिस्थितिकी की जो घटना चक्र की बुक 2022 की है। हमारे पास अभी चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। हमारा अभ्यारण्य और जैव मंडल रिजर्व की बात करेंगे। तो गाइस, विषय सूची अगर देखी जाए तो चैप्टर नंबर 1 से हमने किया है स्टार्ट। अभी हम पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 7 पे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 के बाद के भी आप देख सकते हैं 8, 9, 10 इतना और करना है। उसके बाद हमारी ये बुक हो जाएगी कंप्लीट। तो दोस्तों, अगर आपको ना मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा अगर वो लोग पढ़ना चाहते हैं आसान भाषा में घटना चक्र। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करने जाए अभ्यारण्य और जैव मंडल रिजर्व की। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि नेशनल पार्क की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो नोट्स देखते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो वैसे चलिए, तो वैसे स्टार्ट करने से पहले एक चीज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ लिखा है जैव विविधता। जैव विविधता हम जानते हैं क्या होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर आप बात करें जीव जंतुओं की प्रजाति, टोटल प्रजातियाँ, मतलब विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ, पेड़ पौधों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ आपकी एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही हैं और वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो वो जैव विविधता है। अगर ज़्यादा है तो जैव विविधता ज़्यादा है, कम है तो जैव विविधता कम मानी जाएगी। तो इस तरह जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या करा है, हमारे पास बहुत सारी तरीके हैं, बहुत सारी विधियाँ हैं। ठीक है, तो इस तरह संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण विधि, मतलब संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना क्या है, एक महत्वपूर्ण विधि है। मतलब हमें क्या करना है, जैव विविधता बचाने के लिए संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करनी है। अच्छा, इसमें बहुत सारी टाइप के आ जाएंगे, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान आ जाता है, आपका वन्यजीव अभ्यारण्य आ जाता है, संरक्षण रिजर्व आ जाता है, सामुदायिक रिजर्व आ जाता है। ठीक है, 4 इसमें लिखे हैं तो ये 4 आ जाते हैं, किसमें संरक्षित क्षेत्रों में ये 4 आ जाते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने देश की बात करें तो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए हम या संरक्षण के लिए हम 2 तरीके की संरक्षित क्षेत्र बनाते हैं। एक राष्ट्रीय उद्यान बनाते हैं, एक हम बनाते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य बनाते हैं। इसमें 4 तरीके लिखे हैं, जिसमें से हम अपने देश में क्या यूज़ करते हैं, ये इस 2 तरीके के संरक्षित क्षेत्र बनाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना आप जाएंगे एनविस सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्शन एरिया। ठीक है, इसकी वेबसाइट पे देखेंगे और तो आपको बहुत सारे आंकड़े मिलेंगे, डेटा मिलेगा। तो उसमें जो है लेटेस्ट डेटा जो है 2022 का है। ठीक है, अभी फिलहाल इस बुक में 2021 का लिखा हुआ है, लेकिन जो उस साइट पे है ना, वो कौन सा डेटा है लेटेस्ट, वो है आपका 2022 का। ठीक है, कौन सा है, 2022 का। तो हम 2022 की बात करेंगे, 2021 की बात नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पे 2022 की देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कुल संरक्षित क्षेत्रों की संख्या अगर हम भारत में बात करें तो कितनी है, 998। ठीक है, अगर हम बात करें प्रतिशत में कि अगर आपके भारत का जितना 100% एरिया है तो 100% में से कितने परसेंट एरिया पे संरक्षित क्षेत्र है, तो आपका है 5.28% एरिया पे क्या है, संरक्षित क्षेत्र आपको मिल जाएगा। फिर अगर हम बात करें नेशनल पार्क कितने हैं भारत में, तो वो है 106 नेशनल पार्क है। अगर वन्यजीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो कितने हैं, 567 है। संरक्षण रिजर्व की बात करें तो 105 है। ये डाटा है 2022 का। ठीक है गाइस, हाँ, और सामुदायिक रिजर्व की बात करें तो 220 है। तो गाइस देखिए, ये 2022 का डेटा है, ये मैंने जो है वेबसाइट से निकाला है। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्लैक वाले कलर से लिखा है 2021 है। हमें 2021-20 की बात नहीं करनी, हमें 22 की बात करनी। अब इसने लिखा है कि भारत में जो है ना मैक्सिमम जो वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र है वो जंगलों से घिरे हुए हैं। एक बात। दूसरे इसने कहा इससे हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। लाभ देख लेते हैं क्या होते हैं, जैसे प्राकृतिक और संबद्ध सांस्कृतिक स्रोतों की सुरक्षा होती है। ठीक है, सभी मूल निवासी जातियों उपजातियों की समष्टियों को संभालना, ये भी होता है। समुदायों आवासों की संख्या और वितरण को संभालना, ये हो जाता है। फिर पर्यावरण परिवर्तन की दशा में क्या है, जातियों के स्थानांतरण को सुगम बनाना। मानव द्वारा विदेशी जातियों की पुनर्स्थापना पर प्रतिबंध हो जाता है। फिर वर्तमान जातियों की आनुवंशिक विविधता, उसका रक्षण हो जाता है। ठीक है, ये लाभ हो गए आपके। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान की जो सीमा रेखा है वो जो है विधान से परिभाषित होती है। राइट, अब जीव आरक्षित क्षेत्रों की बात करें तो उसकी स्थापना जैव विविधता और पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, सूक्ष्म जीवों किस को समग्र रूप से सुरक्षित करने के लिए की जाती है। ठीक है, जीव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना हम क्यों करते हैं, इसने लिख दिया। क्यों करते हैं आप, किस चीज़ को सुरक्षित करने के लिए करते हैं, जैव विविधता, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीवों को समग्र रूप से संरक्षित करने के लिए। राइट, अब इसे लिखा जीव आरक्षित क्षेत्र जो है वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मानव हस्तक्षेप विहीन प्राकृतिक क्षेत्र, यानी जीव आरक्षित क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप नहीं,
हो सकता। अगर हम बात करें अभ्यारण्य, दो देखिए हम दो बात करते हैं, एक नेशनल पार्क की बात करते हैं, एक अभ्यारण्य की बात करते हैं। चलिए तो अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना आप बिना अनुमति के शिकार नहीं कर सकते, एक बात, अनुमति के कर सकते हैं लेकिन बिना अनुमति के नहीं कर सकते। दूसरा, इसने कहा अभ्यारण्य में ना चराई, गौ पशुओं का आना जाना ये लगा रहता है, यानी अभ्यारण्य में आप अनुमति लेके शिकार भी कर सकते हैं, यानी बिना अनुमति के तो नहीं कर सकते। चराई वराई गौ पशुओं का आना जाना ये लगा रहता है अभ्यारण्य में, ठीक है, यानी सेंचुरी में। अब बात करते हैं नेशनल पार्क की, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो शिकार हो गया, चराई, ये पूर्णतः वर्जित है, मतलब यहाँ पे नहीं ही कर सकते आप, ना अनुमति लेके कर सकते ना किसी तरह कर सकते। अभ्यारण्य में क्या है, मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है, यानी मानव जा सकते हैं, थोड़ा बहुत जंगलों से लकड़ियाँ बीन सकते हैं, थोड़ा बहुत छोटी मोटी खेती कर सकते हैं, सब कर सकते हैं अभ्यारण्य में। लेकिन जो अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान में तो मानव हस्तक्षेप बिल्कुल ही वर्जित है, नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसमें बात करें वर्तमान में क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पे आपको मिलेगी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। वन्यजीव अभ्यारण्य की सबसे ज़्यादा संख्या आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलेगी। अगर हम बात करें नेशनल पार्क की तो टोटल नेशनल पार्क अगर हम कहें भारत में कितने, तो 106 हैं, और सबसे ज़्यादा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है जो कि है 11, उसके बाद असम में आते हैं 7, अंडमान निकोबार में 6 हैं, केरल में 6, महाराष्ट्र में 6, उत्तराखंड में 6, वेस्ट बंगाल में 6 हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा कि अगर हम बात करें ना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो भारत में स्थापित जो सबसे पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कब इसकी स्थापना हुई थी, 1936 में हुई थी, यानी कि आज़ादी से पहले। किस नाम से हुई थी, हेली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी, ठीक है। तो ये क्या है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, ठीक है। और इसने कहा 1973 में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई यहीं पर, ठीक है। 1973 में सबसे पहले, अगर आप देखिए एक क्वेश्चन ये भी बनता है प्रोजेक्ट टाइगर किस सन में स्टार्ट हुआ है, तो 1973 कहाँ पे हुआ, उत्तराखंड जिम नेशनल पार्क में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। अच्छा, इस तरह उत्तराखंड में जो स्थित ये जिम कॉर्बेट और राजा जी, दो नाम लिखे उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट भी है, राजा जी नेशनल पार्क है। तो यहाँ पे यह है वन्यजीव प्रतिबंध हेतु क्या है, लघु पैमाने वाले हवाई छाया चित्र उपयुक्त हैं, ठीक है। इसमें देखा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे, ये जो है 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलता है इसको, ठीक है। कहाँ है ये, राजस्थान में है, भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुर जिले में, ठीक है। अच्छा, तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला, 1981 में मिला। अब आते हैं यूनेस्को ने क्या किया ना, 1985 में से विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में डाल दिया केवलादेव खाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था। चलो, केवलादेव खाना राष्ट्रीय उद्यान, पहले क्या बोलते थे, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। तो भरतपुर राजस्थान में स्थित है। 375 पक्षियों की प्रजातियाँ, 379 फूलों की प्रजातियाँ, मछलियाँ, सांप, छिपकली, उभयचर आदि, ये बहुत सारी प्रजातियाँ यहाँ पे मिलती हैं, परंतु यहाँ पे इसने कहा कि ना शेर नहीं मिलता, मतलब शेर की संरक्षित प्रजाति यहाँ पे नहीं है। अच्छा, अब हम बात करेंगे दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। इसकी स्थापना 1981 में हुई, ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। चलो, अब इसने यूँ तो कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल और येलो थ्रोटेड मार्टिन, तीनों ही जो दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में यहाँ पे पाए जाते हैं, लेकिन ये जो नेशनल पार्क है ये मुख्य रूप से जो है हंगुल और कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, हंगुल और या कश्मीरी स्टैग बोलते हैं, हंगुल या कश्मीरी स्टैग, ठीक है। ऐसे कहा हंगुल, लाल हिरण, एक क्या है, लाल हिरण की क्या है, हंगुल क्या है, लाल हिरण की को प्रजाति है, केवल कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है। ऐसे लिखा है कई राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क से नदियाँ भी प्रवाहित होती, जैसे रामगंगा, कोसी नदियाँ कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर प्रवाहित होती हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे है आपका, उत्तराखंड में। अच्छा, इसका ब्रह्मपुत्र, मोरा धनश्री नदियाँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रवाहित होती हैं। फिर है इसने कहा कुंती पुजरहा नदी क्या है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए, इसमें लिखा है दुधवा नेशनल पार्क की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में मिलता है आपको ये, ठीक है। ऐसे गेंडे को पुनर्वासित करने का कार्य दुधवा नेशनल पार्क में चल रहा है, गेंडे। तो दुधवा नेशनल पार्क से आप किसको याद रखेंगे, गेंडे को, राइट। 1984 में क्या है, दुधवा नेशनल पार्क में क्या है, प्रथम गेंडा पुनर्वास योजना शुरू हुई थी, यानी गेंडे को बचाने के लिए, पुनर्वास के लिए, ठीक है। तो गेंडा पुनर्वास योजना 1984 कहाँ, दुधवा नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश, लखीमपुर खीरी जनपद, ठीक है। वर्तमान में यहाँ द्वितीय गेंडा पुनर्वास योजना का जो है कार्यान्वयन किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा बांदीपुर नेशनल पार्क की अगर बात करें
करें दक्षिण भारत में कर्नाटका में मिल जाएगा आपको। फिर है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश लाहौल स्पीति जिले में मिल जाएगा। फिर है आपका सरिस्का और रणथंभौर की अगर हम बात करें तो ये दोनों कहाँ है, राजस्थान में मिल जाएंगे। ये दोनों भी नेशनल पार्क है। यहाँ क्या है, बाघों को संरक्षण मिलता है। चलिए इंपॉर्टेंट हो गई सरिस्का और रणथंभौर के लिए, क्योंकि बाघों को संरक्षण मिलता है। ऐसे सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान के अलवर जिले में अवस्थित है। 1955 में वन्यजीव अभ्यारण्य, जबकि 1978 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। ठीक है, किसका, सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करें, 1955 वन्यजीव अभ्यारण्य था, 1978 में टाइगर रिजर्व इसको घोषित कर दिया गया। फिर सलीम अली नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये कहाँ मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा। ठीक है, ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क का नाम परिवर्तित करके हमने क्या रख दिया, सलीम अली नेशनल पार्क, राइट। अब यहाँ लिखा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में मिल जाएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा जिले, ठीक है। तो इसने कहा कि इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी। 1983 में टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल गया इसको, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें मध्य प्रदेश के शहडोल मंडल के उमरिया जिले में मिल जाएगा। कहाँ पे, उमरिया जिले में। और ये जो है 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो गया। अब इसमें ये जो है ना, अब इम्पोर्टेंट बात है, सफ़ेद बाघों के लिए है ये प्रसिद्ध, ठीक है। कौन सा है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मान लीजिए इसे आप। फिर इसमें लिखा है दांडेली अभ्यारण्य, कर्नाटका में है, ठीक है। ये क्या है आपका, वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। अब बात करिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ है, उत्तराखंड में 3 जिले, मतलब कि देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल, इन तीनों में अवस्थित है, ठीक है। इसका नामकरण जो है स्वतंत्र भारत में प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल जो थे आपके सी राजगोपालाचारी, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते थे, राजा जी के नाम से भी जानते थे, उनके नाम पे रखा गया, ठीक है। तो इनका नाम देखिए आजकल भी आप सुन रहे होंगे कि कैसे सुन रहे हो, अभी जो नया संसद भवन बना ना, तो उसमें सेंगोल पढ़े होंगे आप, संगोल शायद सेंगोल ही बोले, ठीक है। तो उससे भी इनका नाम जुड़ा है, किसका, राजा जी, ठीक है, राजगोपालाचारी, इनका नाम इससे भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते, ये राष्ट्रीय उद्यान जो है 3 सेंचुरी हो, मतलब ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है 3 सेंचुरी हो, यानी कि राजाजी सेंचुरी 1948, मोतीचूर सेंचुरी 1964, फिर चिला सेंचुरी 1977 को मिलाकर जो है 1983 में बनाया गया। मतलब इन तीनों सेंचुरी यानी कि अभ्यारण्य को मिलाकर ना 1983 में क्या बना दिया गया, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क बना दिया गया। अब इसका 2015 में क्या है, इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया के रूप में अधिसूचित कर दिया गया। अब लिखा महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में, और क्या है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश राज्य में भोपाल जिले में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब है मन्नार की खाड़ी, सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी, सागरीय राष्ट्रीय उद्यान क्या है, मन्नार की खाड़ी है, ये तमिलनाडु में स्थित है और इसकी स्थापना 1980 में हुई, ठीक है। चलिए, और इसमें लिखा है गोरा पहाड़ी मेघालय में मिलेगी आपको, गोरा खासी रेंज का एक भाग है गोरा पहाड़ियाँ, ठीक है। अब इसने कहा नौक्रेक गोरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, मतलब आप जाइए मेघालय में आपको क्या मिलेगा, गोरा खासी, ठीक है, ऐसी पहाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो उसमें गोरा पहाड़ी की बात करें, अब गोरा पहाड़ी में भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नौक्रेक हो गई। यहाँ नौक्रेक जीव मंडल रिजर्व स्थापित है, ठीक है। तो इसमें लोकटक झील भारत में जो है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो मणिपुर में स्थित है, ठीक है। जब भारत आप नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया बनाते हो ना, इस तरह से ऐसे ही बनाते हैं कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे मणिपुर, तो यहाँ पे आपको लोकटक झील मिल जाएगी। मेघालय आपको यहाँ मिलेगा, जहाँ गोरा पहाड़ियों की बात करी हमने, तो गारो पहाड़ी की बात करी, वो यहाँ मिलेगा। मणिपुर आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे लोकटक झील है, जो कि क्या है, ताजे पानी की, मीठे पानी की, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, मणिपुर में। अब देखिए एक याद रखिएगा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ये पूर्वी हिमालय जैव, हाँ चलिए, तो इसमें क्या याद रखना है, नामदफा आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, और इसमें लिखा है पूर्वी हिमालय जैव मंडल विविधता हॉटस्पॉट में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र, याद रखिएगा, जैव विविधता हॉटस्पॉट में आता है ये सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र, जैव विविधता हॉटस्पॉट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फिर है बुक्सा बाग परियोजना, जो है दार्जिलिंग के पास वेस्ट बंगाल में स्थित है, ठीक है। 1992 में क्या राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिल गया इसको। कर्नाटका में नागरहोल राष्ट्रीय पार्क मैसूर से जो है 94 किलोमीटर दूर स्थित है। फिर है कोडागू और मैसूर जिले तक फैला ये राष्ट्रीय पार्क जो है
राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कह लीजिए या राजीव गांधी नेशनल पार्क कह लीजिए। चलो यहाँ पे लिखा है बेतला, बेतला राष्ट्रीय या पलामू राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये कहाँ पे मिलेगा? बिहार। अभी कहाँ? वर्तमान में झारखंड में। कहाँ? लातेहार जिले में, मतलब जब बना होगा तो ये बिहार, तब ये बिहार का पार्ट था, ठीक है। कब की बात हो रही है? 1986 की। अच्छा, बिहार और झारखंड कब अलग हो रहे हैं? ये 2002 में हुए, तो ये उससे पहले की बात है। ये जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। क्या आपका है? बेतला या पलामू राष्ट्रीय उद्यान अब प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात के जूनागढ़ स्थित है, ठीक है। एशियाई शेरों के बारे में बात है यहाँ पे। एशियाई शेरों के निवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है गिर नेशनल पार्क, राइट। तो यहाँ पे है महातेंदुआ, सांभर, चीतल, वन्य जीव भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। भीतरकनिका, अब हम पहुँच गए उड़ीसा में। लवण जल मगरमच्छ और क्या है? मरुस्थलीय, लवण जल मगरमच्छ, ठीक है। भीतरकनिका उड़ीसा। और इसका मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में महान भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है। भीतरकनिका किसके लिए? आपका मगरमच्छ, लवण जल मगर के लिए। और जो आपका ये मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये क्या है? भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे लिखा है हुलुक गिब्बन। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में विशेषता असम में पाया जाता है। ओके, फिर यहाँ पे लिखा है येलो स्टोन नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे लिखा है यूएसए का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना 1872 में हुई थी। ये पार्क जो है यूएसए के व्योमिंग मोंटाना पे है, इडाहो राज्य में फैला हुआ है। और ओल्ड फेथफुल गिजर इसी नेशनल पार्क में स्थित है। और इसके अतिरिक्त क्या है? ग्रैंड कैनियन भी यहीं पे मिल जाएगा। यानी कि ये वाली बात कही गई है ना, ये हम पहुंच गए हैं यूएसए में, ठीक है। चलो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, किससे? जंगलों से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस यहाँ पे ना ये पूरा का पूरा सेम डेटा है जो हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो इसने कहा कि मैक्सिमम जो आपके राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई है वन्य जीवों की सुरक्षा संरक्षण के लिए। अच्छा, अब तक जो भारत में अगर हम बात करें तो कितने संरक्षित क्षेत्र हैं? हमने यहाँ पे देखा था 1998 ये पुराने डेटा है। नए डेटा में 1998। और उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 106 है। वन्यजीव अभ्यारण्य है 567 है। और यहाँ पे है 105 जो है संरक्षण रिजर्व है। और यहाँ पे 220 जो है आपका सामुदायिक रिजर्व है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं गाइस। ऊपर ये पूरा का पूरा पैराग्राफ सेम है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में आज कितने जो है राष्ट्रीय उद्यान है? तो 106 हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है सूची 1 2 को मिलाते हैं। चलिए, तो इसमें सामुदायिक रिजर्व कितने हैं? ये वाला पूरा का पूरा हम पढ़ चुके हैं। जैसे नेशनल पार्क की बात करें तो 106 है। ये 118 का 2018 का डेटा है। अगर अभी की बात करें तो 106 है, ठीक है। अब वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो 500 कितने थे आपके? 67 है, ठीक है। तो ये डेटा आप पूरा देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल ये जो पुराना डेटा है यहाँ पे देखिए, ये 567 है। ये 106 ही है। यहाँ पे 105 लिखेगा, यहाँ पे 220 लिखेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपका सब जानते हैं, उत्तराखंड में है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। कब इसकी स्थापना हुई है? 1936 में हुई है। पहले इसका नाम क्या था? इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। अच्छा, ये जो नैनीताल जिले में स्थित है, ठीक है। 1973 में क्या किया? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है। अब इसने कहा निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो भैया यही है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। रिपीट हो गया क्वेश्चन हमारा। चलिए आगे बढ़ते। तो फिर से वही सब है, कुछ नया नहीं है इसमें। अब इसने कहा भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, फिर से ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो बस यहाँ पे चल रही है बहुत तेज हवा, इस वक्त मैं हूँ नोएडा में। अगर लिखा राजीव गांधी नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये कहाँ पे है? कर्नाटका में। अच्छा, तो देखिए ये कहाँ पे है? आपका कर्नाटका में जो है आपका नागरहोल नेशनल पार्क जो है आपका राजीव गांधी या नागरहोल एक ही बात है। मैसूर से 94 किलोमीटर दूर है आपका। इसमें लिखा है कोडागू और क्या है? मैसूर जिले तक फैले जो नेशनल पार्क है, इसे को हम क्या बोलते हैं? राजीव गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। अब इसमें लिखा है बेतला पार्क कहाँ पे? तो ये है हमारा बिहार। लेकिन अगर अभी हम बात करें तो ये बिहार नहीं, झारखंड का हिस्सा है, ठीक है। झारखंड का हिस्सा है। कौन सा जिला है? ये आपका है लातेहार जिला, ठीक है। कब बना ये नेशनल पार्क? 1986 में बना। फिर एशियाटिक बब्बर शेर की अगर हम बात करें, उसका निवास स्थान तो कहाँ पे है गाइस? गिरवन में। गिरवन कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है।
जूनागढ़ में। ठीक है, अब इसने कहा कि इसके अतिरिक्त यहाँ पे और क्या क्या मिल जाएगा, महातेंदुआ मिल जाएगा, सांबर, चीतल, ये सब भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब लिखा निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन जो है उल्लिखित संरक्षित प्रजातियों से संलग्नित नहीं है। तो इसमें जिम कॉर्बेट बाघ के लिए है, बिल्कुल सही है। फिर जो घाना है वो शेरों के लिए, घाना जो है वो शेरों के लिए नहीं है, काजीरंगा गेंडे के लिए। ठीक है, तो और यहाँ पे पेरियार जो है हाथी के लिए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, घाना नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ये कहाँ पर, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, भरतपुर राजस्थान में। यहाँ पक्षियाँ कितनी मिल जाएगी, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है बाघ, शेर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात करें पक्षी अभ्यारण्य, यहाँ पे 375 पक्षियों की प्रजाति मिल जाएगी, यहाँ पे 379 फूलों की मछलियाँ भी मिल जाएंगी, सांप भी मिल जाएंगे, छिपकली, उभयचर, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। शेर नहीं मिलेंगे, शेर नहीं। ठीक है, यहाँ दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये किससे संबंधित है, तो दाचीगामा किससे संबंधी, ठीक है, ये होता है हंगुल और हंगुल या हंगुल को ही हम बोलते हैं कश्मीर स्टैग बोलते हैं। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, सॉरी जम्मू कश्मीर में। दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होती है, 1981 में होती है। ये उद्यान जो 1981 में होती है, उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे। अच्छा, ये तो यूँ तो ये कसूरी मृग हो गया, गोल्डन ओरियोल हो गया, येलो थ्रोटेड मार्टिन, तीनों ये सब आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो है प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल जो है लाल हिरण की क्या है, एक उपप्रजाति है, और ये कहाँ पाई जाती है, केवल और केवल कश्मीर में पाई जाती है। अब यहाँ पे लिखा है कुछ कथन है, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा जो है विधान से परिभाषित होती है, बिल्कुल सही है। आरक्षित जैव क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जात, प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। और फिर लिखा है वन प्राणी अभ्यारण्य में सीमित जीवित हस्तक्षेप की अनुमति होती है। देखिएगा, पहला सही है और तीसरा सही है, ठीक है, दूसरा गलत है। चलिए आइए पढ़ते हैं क्या कहानी है। तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा जो है आपका सीमा रेखा जो है आपका विधान से परिभाषित होती है, सही बात है। जीवाराष्ट्रीय क्षेत्रों की स्थापना जैव विविधता, पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीवों की समग्र रूप से सुरक्षित करने के लिए की जाती है। ठीक है, अब इसमें लिखा है जीव आरक्षित क्षेत्र, यानी कि दूसरा गलत। जीव आरक्षित क्षेत्र जो है आपका वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जो है मानव हस्तक्षेप विहीन प्राकृतिक क्षेत्र। ठीक है, अभ्यारण्य में अनुमति के बिना जो है शिकार नहीं कर सकते, लेकिन गौ पशु हो गए या चराई के लिए जो पशुओं का आना जाना लगा रहता है। लेकिन अगर वहीं हम नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, ना यहाँ शिकार हो सकता है, ना चराई वराई हो सकती है। ठीक है, अब इसने कहा कि स्थानीय लोगों को जो है जीवन भर एकत्रित करने और उनके उपयोग की अनुमति नहीं होती। यहाँ पे अभ्यारण्य में जो है मानवीय क्रियाकलाप की अनुमति होती है, लेकिन जो है राष्ट्रीय उद्यान में जो है मानवीय क्रियाकलाप नहीं हो सकता। भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति होती है? तो कहाँ होती है, देखिए अभ्यारण्य में होती है, लेकिन नेशनल पार्क में नहीं होती, अनुमति नहीं होती है। तो देखिए नेशनल पार्क में नहीं होती, कहाँ नहीं होती है, नेशनल पार्क में नहीं होती, राष्ट्रीय उद्यान में नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर यानी कि यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना गया? तो देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, भरतपुर राजस्थान में। ठीक है, तो ये जो है राष्ट्रीय उद्यान कब बनता है, 1981 में बनता है, और बाद में कहाँ पे है, राजस्थान के भरतपुर में। अच्छा, 1985 में यूनेस्को द्वारा इसको विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में डाल दिया गया। अब इसमें लिखा है कांगेर घाटी क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा, कांगेर घाटी एक जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है ए यानी कि कथन जो है आपका ए, ओके, तीसरा भी है, सॉरी गाइस मैंने पूरा जो कांगेर घाटी एक जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र नहीं है। एक दूसरा इसने कहा कि कांगेर घाटी क्या है, तीर्थगढ़ जलप्रपात के से आरंभ कर पूर्व में उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ है। ठीक है, तो इसने कहा कथन 1 2 3 सारी थे। सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कहाँ पे आया हुआ है, तो ये छत्तीसगढ़ PCS में अजीब सा क्वेश्चन आया 2020 में। तो कांगेर घाटी के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं था, चलिए पढ़ लेते हैं। कांगेर घाटी जो है राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ प्रांत, ये छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आंसर है। तो इसमें कहा कांगेर घाटी जो है राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ प्रांत के बस्तर जिले में स्थित है। बस्तर में प्रकृति के इस उपहार को संरक्षण के लिए जुलाई 1982 को कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। तो वर्तमान में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित नहीं किया गया है, और ये उत्तर पश्चिम किनारे पर जो है तीर्थगढ़ जलप्रपात से प्रारंभ होकर पूर्व में उड़ीसा की सीमा जो है कोलाब नदी तक फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लिखा है 200 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। गेंडे को पुनर्वासित करने का कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो किस में चल रहा है? दुधवा नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश, और लखीमपुर खीरी जनपद। तो देखिए लखीमपुर खीरी जनपद में 1984 में इसको नेशनल पार्क बताया गया। ठीक है, प्रथम गेंडा पुनर्वास योजना 1984 में शुरू की गई। ठीक है, अब इसे कि वर्तमान में जो है द्वितीय गेंडा पुनर्वास योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य है।
तो वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं गाइस? मध्य नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य तो वो है एमपी मध्य प्रदेश में। कितने हैं गाइस? नेशनल पार्क टोटल कितने हैं भारत में? 106। एमपी में कितने हैं? 11। उसके बाद असम में है 7। फिर 6 कहाँ कहाँ पे 6 हैं? तो अंडमान निकोबार में 6 हैं, केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, इन सब में 6 हैं। अच्छा, वेस्ट बंगाल में 16, उत्तर प्रदेश में 26, जबकि मध्य प्रदेश में 24, राजस्थान में 28 वन्य जीव अभ्यारण्य। तो सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में वन्य जीव अभ्यारण्य। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या अधिकतम है? तो मध्य प्रदेश में है। वैसे तो ऑप्शन में है, मध्य प्रदेश नहीं है, तो राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन में मध्य प्रदेश नहीं है। ठीक है, तो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। तो इन सब में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। चलो, भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक है? तो हमारा आंसर इसमें है ही नहीं, अंडमान निकोबार में वैसे सबसे ज़्यादा, तो इसमें से कोई नहीं। अच्छा, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सही सीमित नहीं है? इसमें लिखा है मादीपुर कर्नाटका, ये सही है। राजाजी उत्तराखंड में है। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में मिल जाएगा। पिन वैली आपकी कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे जम्मू कश्मीर, जो कि गलत है। तो देखिए, पिन वैली की बात करते हैं तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में नहीं, हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति जिले में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरिस्का रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए है? तो इस किसके लिए है? बाघ। ठीक है, बाघों के संरक्षण के। सलीम अली नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो वेस्ट जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, भी आंसर है आपका। ठीक है, अब इसने कहा कि इसका ये जो है ना, जम्मू कश्मीर में स्थित सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया? सलीम अली नेशनल पार्क। निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। ठीक है, तो बस्तर क्षेत्र छत्तीसगढ़ का, दंतेवाड़ा जिला। ठीक है, तो यहाँ पे है। अब इसने कहा इसकी स्थापना कभी 1982 में, 1983 में जो है टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया इसको। फिर कौन सा एक में सही सुलमित है ये बताना है हमें। तो यहाँ पे लिखा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? भरतपुर, और ये कहाँ पे है? राजस्थान। राइट, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में, राजाजी उत्तराखंड, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल में मिल जाएगा आपको। केवलादेव आपको राजस्थान भरतपुर जिले में मिल जाएगा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में मिल जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये 3 जिलों में है, जबकि केवलादेव की बात करें तो केवल 1 जिले में। चलिए, फिर लिखा है येलो स्टोन नेशनल पार्क की अगर बात करें तो यूएसए में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है यूएसए का प्रथम नेशनल पार्क है, 1872 में बना। यूएसए के व्योमिंग, मोंटेना और इडाहो राज्य में फैला हुआ है। तो यह ओल्ड फेथफुल गीज़र इसी नेशनल पार्क में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पे ग्रैंड कैनियन भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर लिखा है कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो इस कौन सा आपका मन्नार की खाड़ी कहाँ पे? तमिलनाडु में। कब बनाई है? 1980। चलिए, कॉर्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छाप चित्र उपयुक्त हैं? यहाँ पे लघु पैमाने वाले हवाई छाप चित्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें का नौकरेक जीवमंडल रिजर्व गोरा पहाड़ी में मिल जाएगा, बिल्कुल सही। लोकटक झील आपको गलत यहाँ पे। फिर नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा? डफला पहाड़ी में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ केवल एक सही है, बाकी गलत है। देखिए समझते हैं कैसे। गोरा जो पहाड़ियाँ मेघालय में आपको गोरा खासी रेंज में मिल जाएंगी, सॉरी गोरा नहीं, गारो खासी रेंज में मिल जाएगी। फिर नौकरेक जो पहाड़ी है गारो की सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पे है नौकरेक जीवमंडल रिजर्व मिल जाएगा। लोकटक झील की बात करें तो भारत के ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये कहाँ मिल जाएगी आपको? मणिपुर में मिल जाएगी। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में, और ये पूर्वी हिमालय में जैव विविधता हॉटस्पॉट में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। देखिए संरक्षित क्षेत्र लिखा है और जिनके लिए ये जाना जाता है, जैसे भीतरकनिका जो है उड़ीसा में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है लवण जल मगर के लिए पाया जाता है, सही बात है। फिर इसने कहा कौन सा सही है? सही है। फिर इसमें लिखा है मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, महान भारती सारंग के लिए होता है। फिर एराविकुलम केरल, ये लिखा है हुलुक गिबन के लिए पाया जाता है। तो देखिए हमें बताना है कि कौन कौन सा सही है। तो बी सही है, यानी कि पहला और दूसरा सही था। अगर हम बात करें हुलुक गिबन पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में असम में पाया जाएगा। ठीक है, चलिए इसलिए बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में? तो
तो देखिए ये है वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। यहाँ पे 1992 में जो है राष्ट्रीय पार्क का इसको दर्जा दे दिया गया। फिर राष्ट्रीय उद्यान और क्या लिखा है, उद्यान से होकर बहने वाली जो नदियाँ हैं उसके बाद। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कॉर्बेट नेशनल पार्क से गंगा नदी बह रही है, वैसे तो राम गंगा है, तो गलत, पहला गलत हो गया। दूसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से मानस, फिर साइलेंट वैली से कावेरी, इस सारे ही गलत है। ठीक है, तो देखिए रामगंगा कोसी नदी की बात करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र, दिफलू, मोरा दिफलू और क्या है आपका मोरा धनसरी जो है काजीरंगा से होकर जाती है। फिर इसमें लिखा है कुंती पुजहा नदी जो है आपका साइलेंट वैली से होकर जाती है। ठीक है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर जाती है। तो गैस ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान सूची पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा भी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में अगर आपको अच्छा लगे तो।